जय हिंद। हम आपको पिछले क्लास में ये बताए थे कि हमें संविधान कौन कौन सी समानता का अधिकार देता है, लेकिन आज हम थोड़ा सा उससे इंपॉर्टेंट चीज की चर्चा करेंगे कि हमें कौन कौन सा स्वतंत्रता है, कौन कौन सी हमें आज़ादी है। तो हम आपको मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट समझा दिए थे इससे पहले के क्लास में। भाग 3 चल रहा था जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसको कई कैटेगरी में बांटा गया है, 12 से 35 वाली चीज़ों को इसे टोटल 6 कैटेगरी में बांटा गया है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है 6 प्रकार में से पहली प्रकार का नाम है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। ये कहाँ से है भाई? तो 14 से 18 तक है। तो ये तो हम आपको कंप्लीट बता दिए हैं। अब बताते हैं आपको स्वतंत्रता का अधिकार कि हमें कौन कौन सी आज़ादी है, और ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपको आखिर अधिकार कौन है और कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चैलेंज करने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण केवल 1 रुपये का जुर्माना का शिकार हुए, जबकि उनके पीछे 5-5 जज पड़े हुए थे। तो क्योंकि उन्हें अपने स्वतंत्रता का अधिकार पता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी चर्चा करते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार ये कहां से कहां तक है? तो ये आपका अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19। इसे हम लोग संविधान की रीढ़ कहते हैं, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि कहेगा संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो फिर वो आर्टिकल 32 हो जाएगा। और किस भाग को आत्मा कहते हैं? तो जब अनुच्छेद की बात करेगा तो 32, और भाग की बात करता है तो फिर प्रस्तावना हो जाता है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं? तो वो प्रियम्बल को कहते हैं। ये आगे चर्चा करते रहेंगे। तो अनुच्छेद जो 19 है ये हमारे संविधान का बैकबोन है। तो सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें टोटल पहले 7 प्रकार के राइट्स दिए गए थे, अभी केवल 6 हैं। तो हम इन 6 की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी एक्सप्रेशन की आज़ादी है। तो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? हम जो चाह रहे हैं बोलना वो आपको दिखा सके। अब कैसे? जैसे मान लीजिए इंडिया मैच जीत गई तो लोग झंडा लहराने लगते हैं। तो इसी के अंतर्गत माना जाता है कि आपको झंडा लहराने की आज़ादी, आप झंडा लहरा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी नेताजी का काम पसंद नहीं आ रहा, उनका पुतला फूंक दिए, हम ले बोले भाई साहब मुर्दाबाद, पुतला फूंक दिए, तब थोड़ी ना नेता को फूंक दिए, हम तो नेता का फोटो फूंके हैं। तो आप अपने विरोध को अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए उसका पुतला फूंकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुतला फूंकने की भी आज़ादी जो है वो अनुच्छेद यही देता है। कौन सा? 19 का फर्स्ट आर्टिकल देता है। इसमें कहा गया है कि हमें बोलने की आज़ादी है। तो आप बताइए, जब हमें बोलने की आज़ादी है तो इसी में ना छुपा होगा कि हमें पूछने की भी आज़ादी है। अगर हम बोलते हैं तो पूछेंगे तो वो भी बोलेगा, तो दोनों बतिया तो एक है। अगर हम बोल रहे हैं, किसी सवाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन सी आंसर होगा? अगर वो आंसर दिया तो मेरे हिसाब से तो आंसर है, लेकिन उसके हिसाब से तो बोल रहा है। तो इसमें बोलने की आज़ादी है, साथ ही साथ पूछने की आज़ादी है। इसलिए 2005 में RTI ले आया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। आप पूछ सकते हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता है। इसी में मौन धारण करने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर हम चाहेंगे तो मौन धारण कर सकते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, जैसे हमारे राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तो मौन व्रत आदमी रख के एक ठो अभिव्यक्ति दिखाता है कि नहीं, हमारे एक बहुत ही पूज्य व्यक्ति चले गए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, ये लोग जो एक महापुरुष जन्म लिए इस देश में, अगर वो छोड़ के जाते हैं इस दुनिया को, तो हम क्या मौन रख के 2 मिनट क्या हम देना चाहते हैं? क्या उनको मौन रख देने से वापस तो नहीं आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक श्रद्धा है, हम दिखाना चाहते हैं कि हमें आपसे लगाव है, तो हम मौन रखते हैं। तो इसमें मौन रखने की आज़ादी है। इसी में कहा गया है कि मीडिया की भी स्वतंत्रता है। मीडिया भी चाहे तो जो बोल सकती है, लेकिन हाँ, आप दायरे में रह के बोलेंगे। आपको जहां आज़ादी दी गई है वहीं कहा गया है कि आप किसी को ठेस नहीं पहुंचाएंगे अपनी बातों से। तो मीडिया की भी स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता का फायदा उठाकर आज मीडिया जो है वो देश को चौपट कर रहा है। अगर आप मीडिया का फिलहाल का रूप देखेंगे तो सुशांत सिंह राजपूत, देखिए सुशांत सिंह राजपूत जी जो थे वो नेपोटिज्म के खिलाफ उठ के बहुत आगे आए थे। बहुत लोग को लगता है नेपोटिज्म क्या है? देखिए, इसका मतलब होता है पक्षपात या भाई भतीजावाद। ये फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा होता है। जैसे श्रीदेवी तो रही नहीं, लेकिन हम कंफर्म कहते हैं कि उनकी बेटी हीरोइन हो जाएंगी। शाहरुख खान का बेटा हीरो हो जाएगा। जैकी श्रॉफ का बेटा हीरो हो ही गया। क्या नाम है उनका, कौन सा श्रॉफ? टाइगर श्रॉफ। ये क्या है? भाई भतीजावाद। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है हॉलीवुड ना, ये क्या है? हॉलीवुड नहीं, बॉलीवुड। तो ये क्या चीज है? ये एक भाई भतीजा, यानी अगर किसी के बाबा या दादाजी अगर कुछ भी हीरो है ना, तो उनको हीरो होना फिक्स है। आप इसका एकदम अच्छा एग्जांपल समझिए। एक क्रिकेटर विराट कोहली ने शादी किया अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा हीरोइन है। अब इनसे जो लड़का पैदा होगा
मान लीजिए कि वो बेटा पैदा हुआ सपोज, अब वो बेटा चाहेगा कि हम पिता की तरह क्रिकेटर बने, तो कंफर्म नहीं है बन पाएगा, क्योंकि अगर उसमें योग्यता है तभी वो भारतीय क्रिकेटर इंडस्ट्रीज में आ पाएगा। लेकिन अगर वो क्रिकेटर नहीं बन पाया ना, तो हम आपको 110% गारंटी देते हैं कि उनकी जो मम्मी है अनुष्का शर्मा, उसको तो हीरो बना ही देंगी। ये होता है नेपोटिज्म, यानी अगर आपका बॉलीवुड में पहुंच है तो आप हीरो बनना फिक्स है, नहीं तो लात जूता खाते रहिए। ऐसे नेपोटिज्म के खिलाफ हमारे सुशांत सिंह राजपूत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और एक मुकाम तक पहुंचे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सीबीआई जल्दी से जांच करे, जो जो गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन मीडिया क्या कर रहा है, एक सुशांत सिंह राजपूत के लाश पर राजनीति हो रही है। और हम सुशांत सिंह राजपूत को भी कहते हैं ना कि भैया हम आपको गारंटी करते हैं, अगर बिहार में चुनाव नहीं होता ना तो लोग आपको, ये जो नेता लोग आपके रहनुमा बन रहे हैं ना, वो नहीं बनते। आप याद कीजिए, जब आप केदारनाथ मूवी लाए थे, लोग आपको गालियां दे रहे थे कि लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है। यही व्यक्ति है ना कि हम गालियां दिए थे। आप उठा के केदारनाथ की जब मूवी आई थी तो नेट पे सर्च करिए, लोग इन्हें गालियां दे रहे थे। लेकिन अब क्या है, चुनाव है तो सब चीज कर दोगे, वो अलग मैटर है। इसमें कूद गई ई बहन जी, कंगना रनौत, इनके साथ भी गलत हुआ। कैसे गलत हुआ कि भाई इन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी है, इन्होंने खुल के कह दिया कि भाई हमारे अनुच्छेद 19 का 1 कहता है कि आप आजाद हैं बोलने के लिए। तो मीडिया भी जहर उगल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि जीडीपी -23%, 23.9 चली गई, उससे उसको कोई बहस नहीं है। डेली एक दिन में कोरोना 1 लाख मरीज जा रहे हैं, ये सब उसके लिए मायने नहीं रहे, क्योंकि उसे अभिव्यक्ति की आजादी है। ये बहन जी को भी आजादी था, उठी तो सीएमए के से पंगा ले ली, बस सीएम साहब उठे तो भाई एमसीडी जो बीएमसी है उसको रिपोर्ट थमा दिए। बीएमसी ने कहा कि इनका घर का जो डिजाइन है ना, वो बाथरूम यहाँ होना चाहिए, इधर बना दिया है, पार्किंग नहीं होना चाहिए, ये कर दिया। 24 घंटा का अल्टीमेटम देके तूर दिया। ई बहन जी उठी तो कहती हैं कि अब मुंबई पाकिस्तान हो गया है, तो मतलब लोकतंत्र खतरे में। ठीक है भाई बहन जी, आपकी बात मानते हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, रियल में ऐसा नहीं करना चाहिए बीएमसी को। लेकिन आप कुछ साल पीछे जाइए, कपिल शर्मा जी को कौन नहीं जानता है, ये भी हैं, इनके भी अपनी अभिव्यक्ति है। इन्होंने भी उस समय प्रधानमंत्री जी को कुछ मतलब बात बताया कि भाई आपकी ये कमियां हैं, ये है। हम लोग भी बोलते हैं, हम लोग तो खुद ही टीचर्स डे के दिन पूरा कौन सा टीचर नहीं कहा था कि भाई आप वैकेंसी निकालिए, हम लोग भी तो निकाले थे। तो इन्होंने भी बोला था प्रधानमंत्री जी को। तो उस समय उद्धव ठाकरे नहीं थे, उस समय देवेंद्र फडणवीस थे, उन्होंने उठा तो इनका ऑफिस तुड़वा दिया। तो वहाँ पे इनको, तो देखिए आप रियलिटी समझिए, देश कहाँ जा रहा है। आपको ये नेता मजबूर कर दे रहे हैं कि आप किसी न किसी एक नेता की ओर सट जाइए। अगर नहीं सटेंगे, अगर एक आम आदमी रहेंगे ना, तो ये तूर देगा सब। कभी कभी बिल्डिंग, इनके घर का नक्शा था गलत तो तूर दिया, पता चला कल को हमारा कोचिंग ले आकर तूर देगा सब, कह देगा खान सब कैमरा तूर दे रहा है आपका, टेढ़ा है तेन से, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हद है भैया। अगर आप डिजाइन देखिएगा ना तो मुंबई का आधा कैमरा, आधा घर टूट जाएगा, आधा घर डिजाइन से अलग बनता है, टूट जाएगा वहाँ पर। ये हो रहा है। तो इन लोग की अभिव्यक्ति का ये लोग मजाक बना दिए हैं मीडिया वाले। क्यों? टीआरपी के लिए। अब आपको पता ही नहीं है टीआरपी क्या। आप सोचिए, ऐसे ही समझिए ध्यान से कि अगर आपकी टीआरपी बहुत ज्यादा है ना, तो आपके चैनल पर 1 सेकंड में 10,000 रुपया देना पड़ेगा। 1 सेकंड का किसे, जो प्रचार करना चाह रहा है। 1 सेकंड आप प्रचार करते, जैसे हम क्या चले हाय, किसी का टीआरपी हाई है ना, तो इतने के लिए हमको 10,000 रुपया लेगा। तो यानी हर मीडिया वाले क्या चाहते हैं कि हमें टीआरपी मिले, ताकि उनकी कमाई वैसे हो। आप न्यूज के लिए 1 रुपया नहीं देते हैं न्यूज वालों को, आप केबल वाले को देते हैं जिससे डिश लिए हैं, वरना तो आप पैसा नहीं देते हैं। तो ये मजबूरी भी है। आप लोग को भी यही पसंद आता है, उल्टे सीधे चीज को देखने लगते हैं लोग। आप बताइए ना, काला जादू रिया कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत को ये लोगों ने ऐसा मतलब किया कि ड्रग वाला घोषित करा दिया। कभी कहता है कि दिमाग सही नहीं था, कभी बोलता है कि 4-4 ठो गर्लफ्रेंड। मतलब बेचारा को क्या से कहाँ लेके चले गए लोग। ये केवल किस वजह से? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये कौन सा अनुच्छेद दे देता है हमको? तो आर्टिकल 19 का 1, मीडिया की स्वतंत्रता इसी में है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसमें कहा गया है कि एकता अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते। इसी में एक मोरल, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसी में रिपब्लिक टीवी वाले को पकड़ लिया, जो ड्रग दो चिल्ला रहे थे, उसको उन्होंने उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री को बोल दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे सम्मान के खिलाफ बोल दिए आप, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। तो इनको, मीडिया को भी स्वतंत्रता है। अब अगर आप देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दूसरा दुरुपयोग तो ये भोजपुरी वाले लोग कर देते हैं। भोजपुरी वालों ने लेबले गिरा दिया है सब पूरा। हर हिंदी फिल्मों में गाना बनता है तो हीरो गाता है हीरोइन के लिए, हीरोइन गाती है हीरो के लिए। लेकिन ये भोजपुरी वाले, इनका लेवल ही अलग है। ये गाएंगे भाभी के लिए, साली के लिए, भाभी हो हेंगन घूमो, साली हो तारहो। मतलब ये ऐसा गाना बर्बाद करते हैं। देखिए ये समाज के लिए एक दीमक बन चुके हैं। देखिए 20% भोजपुरी गाने अच्छे होते हैं,
लेकिन 80% ऐसे गाने इतने भद्दे हैं कि हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप अपनी बगल में माँ को और एक बगल में बहन को बैठकर आप उन भद्दे गाना को सुन नहीं सकते हैं। और हमारा सेंसर बोर्ड इन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम छूट दे देता है। ये यूपी, बिहार, झारखंड का जो बेल्ट है उसे ये भोजपुरी वाले चंद पैसे कमाने के लिए बर्बाद कर देते हैं। रिक्शा वाला खड़ा होकर खैनी लगा रहा है कहीं साइड में, ऐसा भद्दा गाना बजा देता है कि कई लोग को मतलब वहाँ खड़ा होना अपने आप में बेइज्जती लगती है। और लानत है ऐसे लोगों पे जो इस समाज की संस्कृति को बर्बाद कर रहे हैं इन भोजपुरी गानों से। आपको भी पता होगा 2-4 गानों का, ऐसे गानों को तो रोक लगाना चाहिए। गवर्नमेंट पता नहीं कहाँ सो रही है, वरना एक ट्रेडिशन को खराब कर रहा है। इन गानों की वजह से आज जो भोजपुरी बोलते हैं उन्हें कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखता है, जानता है कि ये भी उसी कैटेगरी का आदमी होगा। तो एक अच्छी भाषा को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने कुछ पैसे के लिए। और हीरोइन लाता है सब मोटा मोटा लगा देगा, लगे गाँव में से कोनो भाभी उठा के ले कौन। इन लोग लेवल का तो बातें छोड़िए, इन लोग का अजीबे लेवल रहता है भोजपुरी का। और जब यहाँ के भोजपुरी के हीरो जो होते हैं, जब हीरो गुंडा को मारते हैं ससुरा फिजिक्स अपना नियम भूल जाता है, पूरा ग्रेविटी भाड़ में गया, मारेगा से एक गांव से वो गांव में जाके गिरेगा सब। इस सबको भी रोक लगाना चाहिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी इतना मत दीजिए कि किसी समाज को बर्बाद कर दिया जाए। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए ये प्रशांत भूषण साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील, सीनियर एडवोकेट, अब इन्होंने पकड़ लिया सुप्रीम कोर्ट के जज को। सोचिए कि अनुच्छेद 19 कितना पावरफुल है कि आपको कहता है आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ वो गलती किया हो और वो एक मर्यादा के खिलाफ, तो इन्होंने मर्यादा के लिए आप बोल सकते हैं उसमें मैनर में रख के। तो उन्होंने देखा कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं S.A. बोबड़े साहब, ये नागपुर में गए थे। तो इन्होंने लिख दिया, प्रशांत भूषण ने ट्वीट करके, कि CGI राइट 50 लाख मोटरसाइकिल बिलोंगिंग टू बीजेपी लीडर, कि मतलब ये बीजेपी के नेता का 50 लाख का मोटरसाइकिल चला रहे हैं। कहां पर? राजभवन नागपुर में, विदाउट मास्क, बिना मास्क के, विदाउट हेलमेट एंड सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना मास्क है ना हो, और जनता न्याय के लिए लॉकडाउन में तरस रही है। अब सुप्रीम कोर्ट वालों ने कहा अरे रे 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 भाई प्रशांत भूषण, इतनी हिम्मत, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलोगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हम आपको दोषी ठहराते हैं और आपको सजा दी जाएगी, लेकिन चूंकि आप प्रशांत भूषण जी आप बहुत बड़े वकील हैं, इसलिए हम आपको समय देते हैं कि आप एक बार सोच लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, या अपने इस बयान में कुछ थोड़ा सा फेरबदल कर दीजिए, तो हम आपको सजा कम कर देंगे। सोचिए, ये प्रशांत भूषण वकील साहब, इनको अच्छे ढंग से पता था इनका स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा कोर्ट है, वहाँ 5-5 जज बैठ के कह रहे हैं हम आपको दोषी ठहराते हैं, आप माफ़ी मांग लीजिए या बयान बदल दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के जजों के आंख में आंख डाल के कहता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद करना है, क्योंकि ना हम माफ़ी मांगेंगे और ना हम इसमें एक अक्षर बदलाव करेंगे। सोचिए, पूरी दुनिया हिल गई थी कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा, और सुप्रीम कोर्ट इस फैसले में मतलब क्या कहा, सांप छुछुंदर का हाल हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रशांत भूषण सर पे 1 रुपया का जुर्माना लगाया, 1 रुपया बस। सैल्यूट करते हैं हम आपको सर, सैल्यूट। यहाँ पर इतने बेहतरीन इन्होंने काम किया था। और आपको याद होगा कि जो 2017 में स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था, तो ये अपने पैदल चल के गए थे स्टूडेंट्स के लिए। ये ऐसे वकील हैं, ये जनता के लिए बहुत मतलब भलाई का काम करते हैं, RTI वगैरह करते हैं। हम तो आपको कहते हैं सर एक बार इन सब के खिलाफ भी एक्शन लीजिए, ये सब बर्बाद कर रहा है सर, एक संस्कृति को, एक पूरा कल्चर को बर्बाद कर रहा है सर भोजपुरी वाला। सभ्य गाना बजाइए, असभ्य नहीं होना चाहिए। सोचिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का कितना बड़ा पावरफुल होता है। और हम भी भाई जानते हैं कि भाई जब इनको सजा नहीं हुआ तो हमको भी नहीं हुआ। हम भी कहते हैं कि भाई जनता न्याय के लिए तरस रही थी, हमारे मुख्य न्यायाधीश न मास्क पहने थे न कुछ कहते हैं, हमको भी कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग। क्यों? क्योंकि हमें भी पता है कि संविधान का अनुच्छेद 129, संविधान के अनुच्छेद 129 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक एक डिसीजन एक नज़ीर, एक अभिलेख बन जाएगा। अभिलेख का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति कोई क्राइम किया है और उसे जितनी सजा सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भी सेम वही क्राइम कर देता है तो उतनी ही सजा दी जाएगी। तो जो प्रशांत भूषण साहब ने कहा कि इन्होंने ये जनता तरस रही है, मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं, तो हम भी वही बोलते हैं, जनता तरस रही है, इनके ट्वीट को पढ़ रहे हैं, और अगर हमें भी सजा देंगे तो हम भी कोई टेंशन नहीं है, हम भी एगो वकील
वकील रखेंगे, हमारा वकील साहब बोलेंगे देखिए भाई अनुच्छेद 129 कहता है जो सजा उनको दी है वही सजा खान सर को दे दीजिए, तो हमको भी हो जाएगी एक सजा। देखिए ये होता है एक ठो संविधान। हम सैल्यूट करते हैं उन संविधान निर्माताओं को जो उस समय बैठ के, सोचिए आज से 70 साल पहले बैठ के कितना बेहतरीन संविधान बना दिया। वो तो हम दंग रह जाते हैं ये सोच के कि आज के नेता इतना बकलोल का है सब। उस समय जब पढ़ने की सुविधा नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कुछ भी नहीं थी, फिर भी वो लोग पढ़ लिए, और आज का नेता अनपढ़ घुस गया सब। अब आपको समझ में आ रहा है कि संविधान वालों ने इसे संविधान का रीढ़ क्यों कहा, क्यों इसे बैकबोन कहते हैं। ये हमें इतनी आज़ादी देता है कि हम किसी को बोल सकते हैं। यही भारत की खूबसूरती है इस संविधान की कि हवाई चप्पल पर घूमने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज पे चलने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता है कि आप जीडीपी कहाँ चल गया। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं है, ये कुछ गलतियाँ हैं। यही हमारा संविधान है, ये खूबसूरती है। तो आप संविधान के अनुच्छेद 19 का एक समझ गए, ये डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, इसने बस बोला कि आपको एक्सप्रेशन का अधिकार है, लेकिन उसमें इतनी चीजें छुपी हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो एक कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, आप कुछ भी बोल सकते हैं। दो कहता है कि अगर आप अच्छा बोलेंगे तो लोगों को आपको बातें सुनने में अच्छा लगेगा, लोग आपसे सुनने आएंगे, तो आप सभा कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं। तो एक में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, अच्छा बोलेंगे तो सभा कर लीजिए। कितना बेहतरीन ढंग से संविधान को सजाया गया है। इसके सजाने की जिम्मेदारी जो दी गई थी भीमराव अंबेडकर को दी गई थी। देखिए कितना बेहतरीन समझाया। पहला में 19 के पहला में बोला बोलने की स्वतंत्रता, 2 में बोला सभा करने की। अगर सभा में लोग आपसे जुड़ गए तो आप उनसे मिलकर एक संगठन बना लीजिए, आराम से एक आप एसोसिएशन संगठन बना सकते हैं। तो संगठन डायरेक्ट थोड़े बन जाता है, संगठन बनाने के लिए पहले बोलना पड़ता है, फिर आके 1-2 बार सभाएं करनी पड़ती हैं, मीटिंग करनी पड़ती है, उसके बाद में संगठन करना पड़ता है। तो आप संगठन बना सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं है। लेकिन ऐसा कोई, देखिए संगठन आपको याद रखे एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए नहीं होना चाहिए। आप देश की इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी से नहीं खेल सकते हैं। अब पता चला हमें वो संगठन बना दिए जिसका काम है कि देश पे बम चलाओ, मार देगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा भाग यहाँ से, खाली ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये कहता है कि ये सब नहीं कर सकते। आप सुरक्षा के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पब्लिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, किसी के मान सम्मान को ठोस नहीं पहुंचा सकते हैं, कोर्ट की अवमानना नहीं कर सकते, किसी विदेशी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बोल सकते, मतलब संबंध खराब। अब मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे और आप कहिए कि हमको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सड़किया में बैठ के गरियाइए उसके ट्रंप ट्रंप ट्रंप, उठा के पुलिस थूर देगी आपका। तब नहीं कहिएगा कि खान सर आप तो पढ़ाए थे, कुछ भी बोल सकते हैं। समझा गया ना कि कुछ ये ध्यान रखेंगे, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 4 में। देखिए च से चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। तो 19 के 4 में क्या बोला है कि आप चारों ओर घूम सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप चारों ओर कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी सुरक्षा। अब पता चला मिलिट्री वाले बॉर्डर पे खड़े हैं सब, कौन पाकिस्तानी चाइनीज क्या कर रहा है, उसी में कहिए ए कर्नल चाचा हटिए, तो ए मेजर साहब हम वो देखेंगे कहाँ है गलवान घाटी, ओहो यही है, थूर देगा, मुँह में चल जाएंगे। यहाँ पे आपको चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब किसी का बेडरूम खोल के देखिएगा रे नहीं ना कर सकते भाई। आराम से आप वहीं रह सकते हैं जहां दूसरे पब्लिक को डिस्टर्ब ना हो, आप किसी के मोरल को ना खराब करते हो। एकता अखंडता। आरबीआई घुस जाइए, आरबीआई के ऑफिस में जहां नोट छपा रहा है, कहिए खान सर पढ़ा है ना कि हम चारों ओर घूम सकते हैं। सोचा तू पिटाएगा, हमरो ले जाएगा जेल में, तो हम तो बोल देंगे भाई ये भी हम पढ़ाए हुए हैं, देखिए हम दोनों पढ़ा रहे हैं, कौन सा आपको अधिकार दिया है और कौन सा मना किया है, पैरेलल। तो चारों ओर घूम सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान से कि कहाँ जाना है। अब मान लीजिए कि आप चारों ओर घूम रहे हैं, घूमते घूमते दिल्ली पहुंचे, तो आपका मन कर रहा है दिल्ली में हम कुछ दिन तक निवास कर जाएं, तो 2 महीना रुकिए, 6 महीना रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। मन किया कि नहीं हम दिल्ली में बस जाएं, तो बस जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये रिस्ट्रिक्शन था कश्मीर में कि नहीं बस सकते हैं, अब वो भी खत्म हो गया है। कितना बेहतरीन सजाया, जरा देखिए। 1 में बोला बोलने की स्वतंत्रता, 2 में बोला सभा करिए, 3 में कहा संगठन कीजिए, 4 में चारों ओर घूमिए, घूमते में कहीं अच्छा लगा तो 5 में बस जाइए। अब ये बताइए बस जाएंगे कहीं पे तो बसने के लिए कौन चीज, सड़क के किनारे नहीं ना रहिएगा, संपत्ति खरीदिएगा कि नहीं, घर द्वार। तो 6 में बोला है संपत्ति का अधिकार है आपको, आप संपत्ति खरीद सकते हैं। अब घर द्वार तो बन गया, खाए पिएंगे कौन चीज। तो 7 में बोला है, 19 के 7 में कि आप कोई भी व्यवसाय या प्रोफेशन कर सकते हैं।
आप दुकान खोल सकते हैं, मन करे तो ऑटो चला सकते हैं, या कोई मॉल खोल लीजिए, शॉपिंग मॉल खोल लीजिए, स्कूल खोलिए, किराना के दुकान खोलिए, हमारी तरह आके पढ़ाइए, कुछ भी कीजिए। आप व्यवसाय कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। अब पता चला हम व्यवसाय कर ले कि देख भैया किस तरह से तुम नक्सलाइट बन सकते हो, किस तरह से ये बन सकते हो, तो भाई वो सुरक्षा के लिए खतरा है, देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, ये सब हम नहीं कर सकते हैं। पता चला कि आदमी कहता है कि देखो देखो कैसे कैसे किसी की जान लिया जाता है, तो ये सब नहीं ना कर सकते भाई, यहाँ रोक लगाया गया। तो ये आपको सातों समझ में आ गया। अब आप एक बार सातों बोलिए कितना ईजी है। भीमराव अम्बेडकर ने इसी को प्रारूप समिति में समझाया था। 1 बोलने की स्वतंत्रता, 2 सभा करने की स्वतंत्रता, 3 संगठन बनाने की, 4 चारों ओर घूमने की, 5 बस जाने की। बसेंगे कौन सी पे, किराए के घर पे कब तक, तो 6 में संपत्ति खरीदने का अधिकार, 7 में कोई भी व्यवसाय करिए। लेकिन देखिए आपके जितने भी अधिकार दिए गए हैं उसमें इसमें किसी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में एक समस्या आने लगा। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कि मूल अधिकार ये वो होते हैं जो ना हमसे कोई पब्लिक छीन सकता है और ना ही हमसे मेरी सरकार छीन सकती है। लेकिन ये संपत्ति को लेकर एक दिक्कत आने लगा। दिक्कत क्या आने लगा संपत्ति के अधिकार को लेकर कि सरकार भी नहीं छीन सकती है। तो मान लिया कि रेलवे उस समय विकास भी नहीं हुआ था, रेल को कहीं रेल ले जाना है, कहीं सड़क ले जाना है, तो रेलवे पीछे से 100 किलोमीटर से ट्रेन की पटरी बिछाते आ रही है, रास्ते में जिसकी ज़मीन आ रही है वो उसकी संपत्ति है। तो रेलवे करिए भैया हमको बेच दो, लोगों ने बेच दिया, पूरा ट्रेन बिछा दिया। बीच में किसी का 2 कट्ठा जमीन आ गया, वो कह रहा कि ना देंगे हम, ये हमारे परदादा के दहेज में मिला था जमीन, हमारी खानदानी निशानी है, नहीं देंगे। तुम एक काम करो ट्रेन घुमा लो इधर। अभी बताइए ट्रेन क्या करेगा, उतना दूर सीधे ट्रेन को ले जाना होता, बीच में का कोई जमीनें नहीं देगा। पता चला कोई गाँव वाला कह रहा है ये पड़े मत ले जाइए, तो ट्रेन ले जा रहा है कि जलेबी छान रहा है वहाँ पर। अब दिक्कत, अब रेलवे जबरदस्ती लेगा तो चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हम आपको कल ही बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट ही है जो मूल अधिकार की रक्षा करता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आंख पे पट्टी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देख भाई ये उसका मूल अधिकार है, आप नहीं ले सकते हैं, आप ट्रेन घुमा लीजिए। बड़ी दिक्कत होता था। तो मोरारजी देसाई जिन्होंने जीवन में केवल यही एक अच्छा काम किया, बाकी तो देश को बर्बाद किया उन्होंने, तो मोरारजी देसाई ने एक संविधान संशोधन कराया जिसके तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया और इसे बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो मूल अधिकार वो होता है जिसे सरकार नहीं छीन सकती है और कानूनी अधिकार वो होता है जिसे सरकार छीन सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हमारी संपत्ति का अधिकार नहीं है, यानी हमारी संपत्ति कोई पब्लिक हमसे नहीं छीन सकता है। आप हमारी संपत्ति नहीं छीन सकते हैं, लेकिन सरकार को अगर मन करेगा तो हमारी संपत्ति छीन सकती है। पता चला सरकार को मन किया कि खान साहब पटना का आपका जो कोचिंग है ना हम ले लेते हैं, यहाँ इसरो अपना चंद्रयान 3 छोड़ेगा, यहाँ से आपके कोचिंग वहाँ पे से जाइए, सरकार भगा देगी हमको। और हमें भूमि अधिग्रहण विधेयक के तहत एक मुआवजा दे दिया जाएगा, कोर्ट में जाके कोर्ट से ले लीजिए, आपके कोचिंग के ऊपर अब इसरो का लॉन्चिंग स्टेशन खुलेगा। समझ में आ गया? तो अभी क्या संपत्ति का अधिकार है? नहीं है। तो अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी? 7 प्रकार की। लेकिन कितने प्रकार की वर्तमान समय में है? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता वर्तमान समय में है। लड़का यहाँ क्या गलती कर देता है, ध्यान से समझिए। हमारे संविधान के भाग 3 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें एक समानता है, एक स्वतंत्रता है। इसी स्वतंत्रता के इसी स्वतंत्रता के जो अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार, उसमें आता है अनुच्छेद 19। अब यहाँ कंट्रोवर्सी समझिए, अनुच्छेद 19 में भी 7 प्रकार की आज़ादी थी, एक को खत्म करके 6 बना दिया गया। और भाग 3 में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को काट कर 6 बना दिया गया। तो लड़का जो है वो क्या समझता है कि अनुच्छेद 19 में जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी केवल वही हमारी स्वतंत्रता। भाई वो तो एकदम बच्चा है अनुच्छेद 19। देखिए 12 से 35 के बीच में कहीं आएगा 19, और 19 को इसलिए इतना वैल्यू है क्योंकि वो संविधान का रीढ़ है। तो 19 में भी कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7। अभी कितनी है? 6। कौन सा हटाया गया? संपत्ति वाला 19 में से। और टोटल जो हमारा मूल अधिकार है भाग 3 में, उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता थी? 7। अभी कितना है? 6। कौन सा हटाया गया? संपत्ति। अब आप कहेंगे ले ये खान साहब कौन सी पढ़ा रहे हैं, यहाँ भी संपत्ति है और अनुच्छेद 19 में भी संपत्ति है। 19 में है ना कि नहीं संपत्ति? देख लीजिए यहाँ 19 के 6 में है, 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार है। ये संपत्ति उस संपत्ति को बताता है जो आपने खरीदा है। जैसे हम कहीं ज़मीन खरीद लिए तो ये वो वाली संपत्ति को बता रहा है।
और एक और भी है संपत्ति का अधिकार, वो अनुच्छेद 31 में है। तो अनुच्छेद 31 वाला जो संपत्ति है वो है हमारी खानदानी संपत्ति, कि हमें जो हमारे खानदान से मिली है। तो संविधान संशोधन द्वारा एक खानदानी संपत्ति को खत्म किया गया, और 19 में जो खरीदी हुई संपत्ति थी उसे भी खत्म कर दिया गया। अब वो कानूनी अधिकार हो गया है, यानी पब्लिक नहीं छीन सकती है, लेकिन सरकार चाहे तो छीन सकती है। अब आपको समझ में आया कि इतनी संविधान में केवल एक अनुच्छेद जो 19 है, ये स्पेशली हमें इतना पावर दे देता है, इसलिए संविधान का इसे रीढ़ कहा जाता है। अनुच्छेद 19 के बाद आता है 20, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। इसे कहा गया है दोष सिद्ध से संरक्षण, यानी प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन। जैसे कि किसी भी, ये क्या कहता है, किसी भी अपराधी को केवल उस पर एफआईआर हो जाने से या उस पर मुकदमा चला देने से वह व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता तब तक कि जब तक कोर्ट ना कह दे कि वो दोषी है। ये बात सही भी है। यहाँ कोई किसी पे एफआईआर लिखवा देता है, बिहार में तो ये बहुत ज़्यादा होता है। देखता है किसी लड़का का नौकरी हो गया ना, तो पड़ोसी वाला उसे झगड़ा करके एफआईआर लिखवा देता है कि हमारी बेटी को छेड़ रहा था, ले उसका करियर खराब करेगा सब। तो ये कहता है कि केवल एफआईआर हो जाने से या मुकदमा चल जाने से आप दोषी नहीं हो जाते। हमारा पे कई बार एफआईआर हुआ है। पटना में तो एक बार हम क्लास में पढ़ा रहे थे तो एफआईआर कर दिया था, तो कोर्ट में जाके सीसीटीवी कैमरा दिखाना पड़ा कि देखिए सर हम तो पढ़ा रहे थे वहाँ पर। तो क्या आप हमें अपराधी कह सकते हैं? नहीं। हम भले हमारे ऊपर एफआईआर हुआ है, कई बार पुलिस ले गई है, लेकिन आज तक कोर्ट ने नहीं कहा है कि भाई ये दोषी है। कई जगह आपको फंसाने के लिए कर दिया जाता है, समझ में आ गया। स्टूडेंट्स की लड़ाई के लिए हम लोग भी बहुत जगह गए, हम उठा के पुलिस जेल में डाल देती है। तो क्या हम लोग अपराधी हो गए? नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कि कोई भी व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं है जब तक कि वह उसे कोर्ट सिद्ध न कर दे। इसीलिए आप अगर देखिएगा तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मामला क्या चलता है, वो कन्हैया कुमार का चलता है। क्योंकि उसके ऊपर किस चीज़ का आरोप है भाई, कि ये इसने नारे लगाए थे कि टुकड़े टुकड़े होंगे, इस तरह का। समझ में आया कि नहीं आएगा? अब बात समझिए, मीडिया ने बताया, मीडिया बोल रही कि ये इसने बोला है, लेकिन कोर्ट क्या कहता है कि उसे जब तक हम सजा नहीं देंगे तब तक आप उसे दोषी नहीं कर सकते। इसीलिए पुलिस उसे प्रोटेक्शन भी देती है और वो चुनाव में भी आराम से उठ जाता है, और सीपीआई पार्टी से, सीपीएम पार्टी, वो जो कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ से। लेकिन जिस दिन कोर्ट सजा दे देगी सेडेशन के मामले में, उस दिन सारी सिक्योरिटी छीन ली जाएगी और उस समय चुनाव में भी नहीं लड़ सकते। अब कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट समझे। देखिए संविधान क्या कहता है वो हम आपको बता रहे हैं। हमको ये मकसद नहीं है कि हम किसी पक्ष या विपक्ष में नहीं है। हम ये कन्हैया कुमार का एग्जाम्पल बस इसलिए लिए ताकि किसी चीज़ को आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर अगर वो देशद्रोही तो उसके पीछे 4 तो पुलिस वाले बॉडीगार्ड क्यों लगते हैं और वो खुलेआम क्यों घूमता है? क्योंकि हम आपको बताएं कि कोई कानून अंधा होता है, कानून वही बोलता है जो लिखा हुआ है। तो भाई कन्विक्शन है कि जब तक दोषी नहीं, और अगर ऐसा होता कि एफआईआर हो जाने से ही आपको जेल हो जाए तो फिर तो सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। तो बहुत सोच समझ के इसको रखा गया है। देखिए अनुच्छेद 20 में ना 3 तरह की बातें लिखी गई हैं, ये तीनों बहुत ही जरूरी है। इसमें पहला नंबर ये कहता है कि किसी भी अपराधी को अपराध के समय के कानून के हिसाब से सजा दे सकते हैं, न कि उस अपराध से पहले क्या कानून था और बाद में क्या कानून किया गया। ये अभी आप समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2020 में किसी को मारकर हाथ तोड़ देता है और हाथ तोड़ने की सजा किसी की सुप्रीम कोर्ट वर्तमान समय में 1 साल की सजा है, मान लीजिए हाथ तोड़ने की। तो अब वो व्यक्ति को सजा कितनी दी जाएगी? एक हाथ तोड़ा है 2020 में, तो 2020 में जो कानून है उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। लेकिन सजा तो तुरंत नहीं मिलेगी, उस पर 4-5 साल मुकदमा चलेगा। मुकदमा चला गया 2025 में, अच्छा जब तक मान लीजिए 2025 में मोदी जी ने कानून बना दिया हाथ तोड़ने पर फांसी दे दिया जाएगा, तो जज क्या कहेगा? रे सोच 2025 चल रहा है, तोरा फांसी दे देंगे। तू कहेगा ए जज साहब बकलोल मत समझिए, हम क्लास किए हुए हैं। हम अनुच्छेद 20 पढ़िए, क्या कहता है कि जब हम अपराध किए थे उस समय का कानून देखिए, अभी का लिए देख रहे हैं। पता चला 10 साल और मुकदमा चल गया तो आप कहेंगे कि 2 बार फांसी देंगे, ये नहीं होगा। तो अपराध के समय 1 साल सजा थी तो 1 ही बार रहेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इसमें सजा पहले के कानून से भी नहीं दे सकते। मान लीजिए कि किसी ने 2020 में किसी का हाथ तोड़ दिया, तो जज साहब बोलेगी रे तू हाथ तोड़ा है, याद करो मुगलों का शासनकाल, हाथ का बदला हाथ, गले का बदला गला, हाथ काट दिया जाए इसका। तो कहेगा पगला गए जज साहब, यहाँ पर ये अपराध जब किए थे तो उसी समय के हिसाब से हमें सजा दी जाएगी। इसमें दूसरा क्या बोला गया है कि एक अपराध के लिए 1 ही बार आप उसे सजा दे सकते हैं। अब इसमें 2 कन्फ्यूजन होता है। फिल्मों में क्या कहता है कि मैं 1 मर्डर करूं या 2 मर्डर करूं, सजा उतनी ही होगी। गलत है भाई साहब। आप किसी एक व्यक्ति को मारेंगे तो वो आप पर मुकदमा करेगा, और दूसरे व्यक्ति को मारेंगे तो फिर वो मुकदमा करेगा, तो फिर 2-2 मुकदमा करके आपका सजा बढ़ जाएगा। वो फिल्मों ही दुनिया है, ये दूसरी दुनिया है।
एक व्यक्ति, क्योंकि दो अलग अलग व्यक्ति को मारेंगे तो दो अलग अलग FIR होगा आपके ऊपर। हो सकता है कि एक व्यक्ति बच जाए या फिर जो भी हो, अलग अलग टाइप का होगा वहाँ पे, फिर आपकी सज़ा बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं हो, फिल्मी दुनिया छोड़िए। यहाँ कहने का सेंस क्या है कि किसी व्यक्ति को आपने एक बार सज़ा दे दिया, उसकी सज़ा ख़त्म हो गई, अब वो बाहर आ गया, फिर उसको पकड़ के जेल में मत डाल दीजिएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं लालू यादव जी का। लालू यादव जो हैं उन्हें चारा घोटाले के आरोप में जेल में डाल दिया गया। कहा गया कि बहुत पहले कि करोड़ों का चारा आया था, उन्होंने दिखा दिया था मंत्रालय की ये चारा भेज दिया गया है, मतलब गाय भैंस सूखा क्षेत्र में खाने के लिए। तो CBI ने कहा किस गाड़ी से भेजे हैं, गाड़िया का नंबर देखें तो गाड़ी का नंबर जो था ना वो मोटरसाइकिल का नंबर था। उन लोग घोटाला में तो लिख दिया जाता है फला गाड़ी से गया है, बस हो गया काम खत्म। और CBI तो पकड़ ली गाड़ी ट्रक का ये नहीं है, मोटरसाइकिल से है, तो इस पर करोड़ों का चारा कैसे चल जाएगा वहाँ पर। तो उन्हें सज़ा दे दिया गया। अब 2022 में मान लीजिए उनकी सज़ा खत्म हो जाएगी 2021 में, अब वो जेल से बाहर निकल गए। अब 2024 में फिर चुनाव में आ गए कि अब की बार तो हम ही बनेंगे, जीतेंगे हम ही। तब कोर्ट कह गए लालू यादव जी इधर आइए, चारा घोटाला किए थे, फिर जेल में जाइए। तो क्या एक बार तो आपने जब उन्हें पनिश कर दिया है तो आप उसी चीज़ के लिए दोबारा पनिश नहीं कर सकते। यानी अगर हम एक बार सज़ा काट लिए तो हम जज साहब के सामने 10 बार घूमेंगे, जज साहब हम ही हैं, मर्डर किए थे, 10 साल जेल में आए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है आपको, जैसा आप कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उसके बाद क्या कहा गया कि आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते। इसके लिए आपको कोई मजबूर नहीं कर सकता है कि आप खुद के विरुद्ध गवाही दीजिए। यहाँ ध्यान से समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। खुद के विरुद्ध आपको गवाही देने के लिए मजबूर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए पुलिस के सामने दिया गया बयान बेवकूफ़ी कोर्ट में सबूत के तौर पे नहीं माना जाता है। इसलिए जब भी पकड़ाइएगा पुलिस रिमांड पे ना, तो पुलिस बड़ी पीटती है, कहती है मैंने किया है, तो आप चुपचाप बोल दीजिएगा हाँ 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 एकदम, नहीं तो बड़ी पीटेगा सब। और कोर्ट में जाके कहिएगा साहब हमको आप पुलिस रिमांड पे मत भेजिए, जुडिशियल रिमांड पे भेज दीजिए, जेल में भेज दीजिए, पुलिस के पास मत भेजिए। जेल पुलिस अलग होती है वहाँ पर। कोर्ट भी जानती है कि पुलिस पीट पाट के उगलवा लेती है, खास करके तो इंडिया की पुलिस। इंडिया की तो पुलिस क्या पूछिए नहीं। एक बार क्या हुआ ना, जापान की पुलिस, अमेरिका की पुलिस और ब्रिटेन की पुलिस और भारत की पुलिस, ये 4 पुलिस वाले थे सब। US के थे सब, ब्रिटेन के, जापान के और इंडिया वाले। अब इसमें शर्त लग गया कि किसकी पुलिस अच्छी है। तो एक बात शर्त लगाया गया, एक बहुत घना जंगल था, उस घने जंगल में एक खरगोश को छोड़ दिया गया और छोड़ने के 1 घंटा बाद जापान के पुलिस को कहा गया कि तुम पता करो। तो अब भाई घने जंगल में खरगोश कहाँ घुस गया है, लेकिन पुलिस गई वहाँ पे, पता की, कैमरा निकाली, सेटेलाइट से देखी, ये वो करके ये पुलिस जो थी ना 4 घंटे में पता लगा दी कि खरगोश कहाँ है, खरगोश को लेके चले हैं। जबकि खरगोश कितना तेज भागता है। सेम वही सिलसिला अपनाया गया ब्रिटेन के साथ, इसे भी खरगोश छोड़ के कहा गया, ये गया तो ये 2 घंटा में पता कर लिया। अमेरिका की पुलिस को कहा गया कि भाई आप पता कीजिए, तो खरगोश छोड़ा गया, दूसरा खरगोश दूसरी ओर छोड़ा गया। 1 घंटा बाद 1 घंटा तक उसको खरगोश को भागने दिया गया, जंगल में कहाँ भाग गया। अमेरिका को कहा गया जो 10 मिनट में खोज दिया, तुरंत सेटेलाइट लगाया, देख लिया कहाँ कहाँ भागा यहाँ पर। अब बारी आई भाई इंडिया के पुलिस की, कि इंडिया की पुलिस को चेक किया जाए कि इंडिया की पुलिस कितने देर में खोजेगी। बस अब इंडियन पुलिस के सामने जब मैटर गया, तो जब खरगोश को छोड़ दिया गया 1 घंटा बाद, अब ये 1 घंटा खरगोश अंदर घुस गया, ये घुसे जंगल में कि देखे खरगोश कहाँ है। ससुरा सब ये 1 महीना तक जंगल में से वापस ही नहीं आया सब इंडिया की पुलिस। अब बाकी देश वाले घबरा गए सब कि भाई ये तो जंगल में गए थे सब खरगोश खोजने, 1 महीना हो गया, ये लौटे क्यों नहीं सब, इन सबको कोई शेर भालू तो नहीं खा गया। अब इंडिया की पुलिस को खोजने के लिए बाकी देशों की पुलिस आई, तो उन्होंने देखा कि घने जंगल में बांस में इस तरह लगा के और इसमें एक सुअर लटकाए थे सब। इंडिया के पुलिस वाले सुअर लटका दिए थे सब, और बांस लेकर 1 महीना से इस सुअर को बेरहमी से पीट रहे थे सब। 2 ठो मिल के पीट रहा था, और 1 ठो कह रहा था सुअर से कि बोलो बोलो कि मैं ही खरगोश हूँ, मैं सुअर नहीं मैं खरगोश हूँ। इसी से उगलवा रहे थे सब मैं खरगोश हूँ। ये है इंडिया की पुलिस। बाहर में गया सबूत ससुरा इतना ना मार दो कि लोग कहते हैं यार इससे तो अच्छा 2 साल सजे रह जाएगा। इसीलिए संविधान में कहा गया है कि आप अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकते हैं।
आपको अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। ये हमारे संविधान का अनुच्छेद 20 है। और राष्ट्रपति से कहा गया है कि राष्ट्रपति साहब, आपकी बस की बात नहीं है, ना संसद के बस की बात है कि इस पर आप 1 सेकंड के लिए भी रोक लगाइए। ये कभी रुकता ही नहीं है, चाहे आपातकाल हो या कुछ भी हो। तो आप 19 समझे, संविधान का रीढ़ है, तो ये भी बहुत जरूरी है अनुच्छेद 20। इसीलिए इस पर कहा गया है कि आपातकाल हो जाए, दुनिया कहीं भी चली जाए, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अनुच्छेद 21 ये 20 का भाई है। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि या संविधान कहता है कि संसद हो गई या राष्ट्रपति इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, ये जस का तस रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि संविधान में बहुत सी चीज़ें खुलकर नहीं बोली गई हैं। इसमें 2 चीज़ें कहा गया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसको इंग्लिश में समझिए। पहला चीज़ है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी 2 चीज़ों की बात किया है। तो पहले हम लाइफ के बारे में समझ जाते हैं। ये कहता है कि हमें ज़िंदगी जीने का अधिकार है, कोई हमसे जीने का अधिकार नहीं छीन सकता है। अब ये बताइए कि मोटरसाइकिल वाला इतना काला काला धुआं दे के जाता है, सब पूरे पर्यावरण को गंदा कर देता है। उस पर्यावरण में जब गंदगी आती है, हम उस गंदे सांस को लेते हैं, तो क्या हमारा लाइफ अच्छा रहेगा? नहीं रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अनुच्छेद 21 जो लाइफ की बात कर रहा है, इसमें पर्यावरण की भी बात है। इसीलिए आपके गाड़ी का अगर पोल्यूशन फेल है, ज़्यादा पोल्यूशन करती है, तो आपके गाड़ी को उठा के थाना में बंद कर दिया जाता है या फिर फाइन लगाया जाता है। आपको स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। आपकी जान कोई नहीं ले सकता है, ये कहता है प्राण की स्वतंत्रता है, तो खुद आप भी अपनी जान नहीं ले सकते, यानी आप सुसाइड भी नहीं कर सकते हैं। सोचिए कितना खतरनाक कानून है। आपकी जान कोई और नहीं ले सकता है, तो फिर आप कौन होते हैं खुद की जान लेने वाले? तो अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं और मर गए, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है। मर गए तो फिर आप सजा किसको दिया जाएगा? आप तो मरिए गए। लेकिन अगर बच गए तो आईपीसी की धारा 309 के तहत पुलिस टांग ले जाएगी आपको, कहेगी ससुरा काहे मार रहा था रे, बकलोल है, तुम इस देश का एक अभिन्न हिस्सा है, तुम मर नहीं सकता है जब तक तुम्हारी मौत नहीं आए। तो सुसाइड जो है वो गैर कानूनी है, क्योंकि ये लाइफ का अधिकार देता है, इसलिए लाइफ आप छीन नहीं सकते। इसमें आपकी हेल्थ की भी बात है कि आपका हेल्थ का ख्याल सरकार रखेगी, कोई आपसे आपका हेल्थ नहीं छीन सकता है। आप अगर देखिएगा तो कोरोना में लाखों के खर्च आया, करोड़ों का खर्च आया सरकार का, लेकिन आपसे 1 रुपया नहीं लिया गया होगा। सरकारी हॉस्पिटल में देखिएगा तो छोटा बच्चा को पोलियो का, खसरा का इंजेक्शन फ्री में लगाया जाता है, जबकि वो हज़ारों के इंजेक्शन आते हैं, लेकिन आपको लगाया जाता है। तो ये देखिए, ये संविधान है। और जरा सोचिए कि ये उस वक्त के नेता थे, और भीमराव अम्बेडकर का भी क्या कहना था संविधान सभा में खड़े होकर कि हम रहे ना रहे, लेकिन ये संविधान रहेगा। हमने संविधान को इतना कड़ा नहीं बनाया है कि किसी का जीवन मुश्किल हो जाए, और इतना लचीला भी नहीं बनाया है कि कोई इससे मजाक या खिलवाड़ कर सके। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर को हम लोग संविधान का जनक कहते हैं। हालांकि संविधान निर्माण में सबका योगदान था, जिसमें BN राव भी थे जो सलाहकार थे, सब कुछ थे यहाँ पर। तो सोचिए कितना बेहतरीन। तो ये पहला हिस्सा हो गया। अब पर्सनल लिबर्टी क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं दैहिक स्वतंत्रता, हमारी स्वतंत्रता। पर्सनल लिबर्टी क्या है? जैसे कोई हमारा जान नहीं लेगा, ससुरा नंगा करके सड़क पे घुमा देगा, कहेगा हम जान थोड़े लिए हैं, तो यार हमारी पर्सनल लिबर्टी कुछ रही, हमारी दैहिक, हमारी शरीर की कुछ स्वतंत्रता रही। तो दैहिक स्वतंत्रता ये आप हमसे नहीं छीन सकते हैं। तो इसमें क्या क्या बोला गया? पर्सनल लिबर्टी, अगर हम अकेले रहना चाहते हैं तो अकेले छोड़ सकते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए हमको अकेले अच्छा लगता है, हम कहीं भी जाएंगे तो हम अकेले ही रहते हैं। एक शायर ने भी बोला है, मेरी तन्हाई पर हंसने वालों जरा ये बताओ इस भीड़ में तुम्हारा अपना कौन है। तो कहेगा क्वेश्चन कि एकांतवास का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? तो अनुच्छेद 21 लाइफ के अंतर्गत नहीं देता है, ये पर्सनल लिबर्टी दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत देता है। इसमें एक बहुत बड़ा केस हो गया था मेनका गांधी का। भारत सरकार ने मेनका गांधी का पासपोर्ट रोक दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भारत सरकार, आप उसकी लाइफ नहीं छीन रही हैं, लेकिन आप उस पर एक पर्सनल लिबर्टी आप उसे छीन रही हैं कि वो विदेश नहीं जा सकती। तो मेनका गांधी मुकदमे में कहा गया कि अनुच्छेद 21 पर्सनल लिबर्टी के तहत आपको विदेश भ्रमण का भी अधिकार देता है, ये नहीं छीना जा सकता है। यूपीएससी में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। कैसे पूछा गया था? कहा गया था कि अनुच्छेद 19 के 1 के साथ साथ अगर हम 21 को जोड़ दें तो क्या बन जाता है? तो अनुच्छेद 19 क्या कहता है कि हम अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो किसी को देखिएगा ना, टेंशन में जब रहता है ना, तो वो बेचारा अकेले में चला जाता है, बड़बड़ाने लगता है, यार बहुत टेंशन में है। तो ये वो अभिव्यक्ति कर रहा है, और अकेले में रह सकता है क्योंकि वो उसकी पर्सनल लिबर्टी है, वो जहाँ चाहे रह सकता है। तो एकांतवास का भी अधिकार किस में है? 19 में है। किस साइड में है? लाइफ साइड में नहीं है, पर्सनल लिबर्टी में।
इसी में निजता का अधिकार है। निजता का अधिकार क्या होता है कि हम कुछ छिपाना चाहते हैं तो छिपा सकते हैं। जैसे हम आपके सामने जब कैमरे पे पढ़ाने आते हैं तो काफ़ी आराम से पढ़ाते हैं जो आपको अच्छा लगता है, लेकिन आप सब अपने दोस्तों के साथ इस तरह से थोड़ी रहते होंगे, हंसी मजाक, अरे तुम क्या कर रहा है, तुम कैसे रहा, ऐसे ना रहते हैं। लेकिन अगर वही बातें अगर आप देखेंगे तो आप क्या कहेंगे, अरे यार सब ऐसे रहते हैं। सब कोई अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ प्रोफेशनल नहीं रहता है, वो कुछ अलग डिजाइन से रहता है, तो वो उसकी प्राइवेसी है, आप उसे सामाजिक नहीं कर सकते हैं। क्या चीज़ है, जैसे हम फ़ोन रिकॉर्ड, मान लीजिए हम कॉल पे बात कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, तो ये हमारी उसकी पर्सनल बातें हो सकती हैं, दोस्तों में कुछ भी बोल सकते हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग करके सुना दीजिएगा, तो ये आपका क्या है भाई, ये पर्सनल की उसके खिलाफ बातें हैं, ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका कई जगह उल्लंघन भी देखने को मिल जाता है। जैसे कोई चीज़ वायरल हो जाती है, किसी का लीक हुआ वायरल हो गया, अब मीडिया को बहाना मिल जाता है कि हम थोड़े किए हैं, वायरल हो गया, हम बता रहे हैं कि ये वायरल चीज़ें हैं। तो निजता का अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में तो इसको गजब निजता का अधिकार कर दिया था। दिल्ली का एक मैटर था, एक महिला रतिया 2 बजे किसी से चैटिंग कर रही थी, तो उसका पति रतिया को उठा कर, रे कोना से बतिया रही रे, पहलका वाला से, तो लॉक कर दी मोबाइल बा, तो कहा लॉक खोल, लॉक खोल, तो कहीं नहीं खोलेंगे, तो उसको डिवोर्स दे दिया। कहा कि 2 बजे के रात से बतिया रही, उससे सीधी सुप्रीम कोर्ट चल गई, करी कि हाँ हमने भी आटो ले तो खरीद लिया हमको। अरे भाई साहब बड़ी बड़ी बवाल हुआ था। तो कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पर्सनल लिबर्टी है, आप किसी से पासवर्ड या उसकी निजता का चीज़ें नहीं छीन सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने एडल्ट्री को ख़त्म कर दिया। अब समझिए ये क्या थी, अंग्रेजों ने 1860 में जब आईपीसी बनाया तो उसने कहा कि किसी भी शादीशुदा महिला को यदि कोई दूसरा आदमी उसके पति के बिना परमिशन, यानी पति परमिशन थोड़े देगा कि हमारी मेहरारू को लाइन मारो, मतलब उसके पति से छुपाकर उस महिला से संबंध बनाता है, उसे अफेयर रखता है, तो इसमें केवल और केवल उस पुरुष को दोषी माना जाएगा और उस पुरुष को सजा दी जाएगी। महिला तो सीधी होती है, ये किसी से फंस सकती है। देखिए ये गलत है कि नहीं। कोई देखिए, अगर 2 लोगों में रिलेशन या फ्रेंडशिप होती है तो दोनों का हाथ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक और महिला को छूट दे रहा था। अब पुरुष को कह रहा था कि तू काहे ओकरे मेहरारू को फंसैले है, तो सुप्रीम कोर्ट को तो यह पूछना था कि ते काहे फंसल है ओकरा से, फंसो मत उससे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट महिला को छोड़ देता था। और महिलाओं को बहुत जल्दी फुसूल जाती हैं सब, तनी तनी कुछ बात बोल दो। अच्छा आजकल लड़का क्या करता है, थोड़ा थोड़ा बात बोल देता है, कहता है सब कि मुझे तुम्हारा साथ जिंदगी भर नहीं चाहिए, बस जब तक तुम्हारा साथ है तब तक ही जिंदगी चाहिए। लड़की कही ओ माई गॉड, ही इज नॉट मैन, ही इज गॉड फॉर मी, गॉड फॉर मी। ससुरा कहीं वो डेमो दे रहा है, डेमो, 1 साल रुक, ही विल बिकम यमराज फॉर यू। समझ में आया कि लड़कियों को भी समझिए कि लड़की, अरे भाई लड़का को बिलीव करना बेवकूफ़ी है भाई लड़की सबको। अब कौन समझाए सबको, लड़का सब बहुत होशियार होता है। सब शुरुआत में जब डेमो देता है सब बढ़िया बढ़िया बात बोलता है सब, तो औरत सब जो थी सब फंस जाती थी सब, अब दिक्कत हो जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अब आप किसी शादीशुदा महिला से भी आप उसको फंसा सकते हैं, लाइन मार सकते हैं, और आप कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। अगर उस महिला का पति आता है हमारे पास कहने कि वो हमारी मेहरारू को फंसा ले ले, तो हम भगा देंगे उसको कि हट, तो मेहरारू तो फसल होगी, यानी अब सब आज़ादी है। देखो सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पर। लेकिन इस आधार पर अपनी पत्नी का किसी दूसरे से संबंध के आधार पर अगर वो पति चाहे तो तलाक ले सकता है। अब वो तलाक के लिए कह सकता है कि भाई एडल्ट्री, कहेगा सजा नहीं दीजिएगा ना उसको तो डिवोर्स दे दीजिए, तो जज साहब कहेंगे हाँ तब डिवोर्स दे देंगे हम यहाँ पर। समझ में आ गया। तो अब एडल्ट्री जो है व्यभिचार, इसे हिंदी में व्यभिचार कहते हैं। व्यभिचार मतलब समझते हैं आवारापंथी। तो अब ये मतलब आईपीसी की धारा 497 को खत्म कर दिया गया है। तो ये समझ रहे हैं आपका अनुच्छेद 21 क्या है, निजता का अधिकार, मतलब प्राइवेसी। अगर हम कुछ छुपाना चाहे तो छुपा सकते हैं। अगर कोई हमारा पासवर्ड मांगेगा तो हम नहीं देंगे, हमसे कोई मजबूर भी नहीं कर सकता है। ये है 21। लेकिन एक ही 21 में लाइफ को लेते हुए एक शिक्षा को भी जोड़ा गया था, जो आगे जाकर इसी 21 में एक अलग से जोड़ दिया गया। 21 को आर्टिकल 21 को जोड़ा गया 86वां अमेंडमेंट 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002। ये आपको शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन देता है, और कहता है कि अशिक्षित होना भी एक तरह का, समझिए तो एक जिंदगी किस काम की रह जाएगी अशिक्षित व्यक्ति का, उसका सोच ही ज़्यादा दूर तक नहीं रह जाएगा। तो कहा गया है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को वह शिक्षा दे। इसलिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यानी प्रारंभिक शिक्षा जो आंगनबाड़ी मंटेसरी स्कूल में दी जाती है, सरकारी स्कूलों में शिक्षा, वो पैसे नहीं लगते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये उन्हें पैसे फ्री में शिक्षा दी जाती है। हालांकि जो सरकारी टीचर हैं लोग
उन्हें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो उतनी दिलचस्पी से पढ़ाते नहीं हैं। ये इनफैक्ट एक रियलिटी है। इसी वजह से जब भी सरकार किसी चीज़ को प्राइवेट करने की बात करती है तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम सरकारी बैंक में जाएंगे तो उस जो वहाँ पे काम कर रहा है उसकी सैलरी भी ज़्यादा है, वो ना हमें तमीज़ से बात करेगा ना टाइम से काम करके देगा। लेकिन अगर हम वही प्राइवेट बैंक ICICI HDFC में चले जाते हैं तो पता है कि वहाँ जो कर्मचारी है उस बेचारे की सैलरी भी कम है, काम भी ज़्यादा करेगा और कस्टमर को इज्जत से करेगा, हाँ सर बैठ जाइए। आपको अगर ऐसी किसी सरकारी प्राइवेट स्कूल बैंक में खाता खुलवाना ना, बस साइन करके फोटो वोटो दे दीजिए, बाकी वो खुद कर लेंगे सब। और सरकारी में तो सोच रहा फॉर्मवा नहीं देता है, सब बाहर में जा तुम यहाँ पर। तो यही वजह है कि जो सरकारी नौकरी पा गए हैं वो एक तरह से समझ जाइए कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी के फेवर में नहीं उठता है। कोई सरकारी हॉस्पिटल में जल्दी इलाज कराना नहीं चाहता है। क्या सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है? अरे बहुत जानकार होते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर भी बहुत IIT तो सरकारी है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सरकारी है, JNU BHU पढ़ाई कितनी बेहतरीन होती है। तो सरकार क्या कहती है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या देंगे, निःशुल्क शिक्षा। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ शिक्षा के साथ साथ लाइफ के अंतर्गत हेल्थ भी आता है। तब इसमें कहा गया कि जो छोटका बचवा है, 6 साल से छोट है, अभी हाले हाल पैदा हुआ है, तो उसके हेल्थ का ध्यान रखना है। इसीलिए उसको सरकारी हॉस्पिटल में पोलियो का इंजेक्शन, खसरा का इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। और जब 6 साल का हो जाता है, पढ़ने जाता है, तो एगो झोला ले लेता है, मंटेसरी स्कूल में चल जाता है थाली लेके, और वहाँ उसको खूब अच्छा से खिचड़ी वगैरह भी दिया जाता है। समझ आ गया आपको 21। अब 22 समझिए। देखिए 22 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 22 में आपको पता करना है कि कैसे पुलिस किसी का इनकाउंटर कर देती है। देखते होंगे ना कि विकास दुबे का इनकाउंटर हो गया। डिटेंशन क्या चीज़ होता है, अरेस्ट कैसे किया जाता है, कस्टडी क्या होती है। सुनते ना, अरेस्ट किया है कि कस्टडी किया है। फिर इसके अलावे भी आप समझेंगे कि रिमांड पर लिया गया है, पुलिस रिमांड पर है तो थुराएंगे, जुडिशियल रिमांड पर है तो नहीं थुराएंगे। इसके अलावे सुनते होंगे नज़रबंद कर दिया गया, कश्मीर के फला नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया। ये क्या चीज़ है, कैसे आपको गिरफ्तारी किया जाएगा, आपको पुलिस गिरफ्तार कर लिए तो वारंट दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगी कि नहीं, अब कौन मजिस्ट्रेट होते हैं, ये क्या चीज़ होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में हम समझते हैं कि मीसा एक्ट क्या होता है, टाडा एक्ट क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो अभी सबसे खतरनाक रासुका चल रहा है वो क्या चीज़ होता है। तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आपको अनुच्छेद 22 के लिए काफ़ी लंबा है और ये वीडियो एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। बाकी आप इसको समझ गए होंगे। ये वाला टॉपिक जो था आपका ये स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए ये तो कल ही पढ़ा दिए थे। स्वतंत्रता का अधिकार में 19 से 22 तक था, 19 से 21 पढ़ा दिए, 22 आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा देंगे। एप्लीकेशन पे क्लास मंडे टू फ्राइडे ही होगी, सैटरडे संडे उस पर क्लास नहीं होंगे, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। मंडे टू फ्राइडे ही एप्लीकेशन पर क्लास होगी। यूट्यूब पर भी क्लास होते रहेंगे, सैटरडे संडे रेगुलर यूट्यूब पर भी होते रहेगा। और एप्लीकेशन पे जो बैच बाई बैच क्लास है वो मंडे टू फ्राइडे ही रहेंगे। तो इसमें केवल बच गया 22, वो उसको पढ़ा देंगे। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, और जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बताएंगे तब यहाँ सायरा बानो का केस आएगा। फिर 3 तलाक लीगल है या नहीं है, फिर समान सिविल संहिता क्या है, ये सब चीज़ों की चर्चा आगे करेंगे। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।